हेलो फ्रेंड एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं आज नए सीरीज के माध्यम से घटनाचक्र से आधारित जो है सीपीसी का जो मैं वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं सीपीसी का वीडियो ऑलरेडी निष्पादन से संबंधित में लोड कर चुका हूँ। अब लिए लोड कर रहा हूँ प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस जो है सेक्शन 132 से लेकर 158 तक हम आपको बताएंगे। मिसलेनियस में से पहला पार्ट है ए हम देखते हैं क्या कहता है। ए कहता है उपसंजात यानी अपेयरेंस से है, प्रेजेंट से है और छूट प्राप्त व्यक्ति किन किन व्यक्तियों को जो है पर्सनल छूट प्राप्त है, किन व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। अब मैं बात करता हूँ धारा 132 से लेकर और 135 तक। धारा 132 के अंतर्गत किसको, स्त्री को समय उपस्थिति होने की छूट प्राप्त है। किसको 132 में स्त्री को समय जो है छूट प्राप्त है। इसके अनुसार वो स्त्री जो देश की रूढ़ियों के और रीतियों यानी कस्टम के अनुसार लोगों के सामने आने में विवश नहीं किया जाएगा। यानी उनको अगर उनका प्रथा है, उनकी कस्टम है, तो लोगों के सामने आने के लिए उनको क्या है, विवश नहीं किया जा सकता है। उन्हें न्यायालय में समय उपस्थित होने से छूट प्राप्त है। किंतु यदि संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है तो सिविल आदेश के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये संहिता में कहीं इसे प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है, तो सिविल आदेश यानी सिविल प्रोसेस के थ्रू जो है निष्पादन में जो है किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बताया गया पहले खंड में। दूसरे खंड में धारा 133 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यायालय में समय उपस्थित होने की छूट प्राप्त है। अब किन व्यक्तियों को समय उपस्थित छूट प्राप्त है ये देखते हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद सभा के सभापति, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा वे व्यक्ति जो धारा 87B लागू होते हैं, वे व्यक्ति तो धारा 87B में बताए गए हैं। इन व्यक्तियों को है जो है पर्सनल छूट प्राप्ति है। अब इसमें देखते हैं यदि उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी भी परीक्षा आवश्यक है, यानी उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के एग्जामिनेशन की आवश्यक है तो वो कमीशन के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर उन लोगों की आवश्यकता है तो कमीशन के माध्यम से इनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अब धारा 135 के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट, धारा 135 के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश या अन्य न्यायिक अधिकारी, कोई भी मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश या अन्य न्यायाधिकारी जब वो न्यायालय जा रहा हो, उसमें पीठासीन हो या उसे लौट रहा हो तो सिविल आदेश के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी 135 के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट की बात करता है, यानी मजिस्ट्रेट में एजुकेटिव भी मजिस्ट्रेट आते हैं और जुडिशरी मजिस्ट्रेट भी आते हैं। यानी कोई भी मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के अन्य न्यायिक अधिकारी, कोई अदर जो है जुडिशियल अफसर है, जब वो न्यायालय जा रहा हो, क्या हो, जब वो न्यायालय के कार्य में जा रहा हो, न्यायालय के फंक्शन में जा रहा हो, उस पीठासीन हो या उसे वहाँ से लौट रहा हो, अगर उसका पीठासीन है और वहाँ से क्या है लौट रहा हो, तो सिविल आदेश का यानी सिविल प्रोसेस के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी सिविल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है उसे क्या है अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय की अवमानना से भिन्न मामले किसी न्यायाधिकरण में लंबित है के समस्त पक्षकार प्लीडर के समस्त पक्षकार, उनके प्लीडर, मुख्तार या रजिस्ट्रार अभिकर्ता, साक्षी जो कि समन के अधीन न्यायालय में हाजिर होने जा रहा हो तो सिविल आदेश के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
जबकि वो ऐसे मामले से प्रयोजनात् अधिकरण से रहे हों जो उसमें हाजिर हो, वहाँ से लौट रहे हो, जो उसमें हाजिर हो रहा हो या वहाँ से वापस हो रहा हो, ये बताया गया है। अब बात करते हैं 135 ए। 135 ए के अनुसार यदि कोई भी संसद के सदन या राज्य विधानमंडल का या किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का सदस्य है या किसी समिति का सदस्य है, तो यथास्थिति वो संसद के सदन, विधानमंडल के या समिति के सदस्य किसी अधिवेशन में चालू रहने के दौरान या संसद के सदनों के राज्य विधानमंडल के सदनों के संयुक्त बैठक या अधिवेशन सम्मेलन चालू रहने के दौरान ऐसे अधिवेशन या बैठक की सम्मेलन 40 दिन पूर्व या 40 दिन के पश्चात जो है से सिविल आदेश का अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी अगर देश में जो है संसद चल रहा हो, संसद का सत्र चलने वाला हो या राज्यसभा का सत्र चलने वाला हो या विधानसभा का सत्र चलने वाला हो या विधान परिषद का सत्र चलने वाला हो या सत्र शुरू होने से पहले 40 दिन पहले जो है 40 दिन पूर्व जो है उसे क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है सिविल आदेश का के तहत। ठीक, यदि ऐसा व्यक्ति जो है निरुद्ध से छोड़ा गया है, अगर ऐसे व्यक्ति जो है निरुद्ध से छोड़ा गया है तो पूरा गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर छोड़ भी दिया गया है, सेशन जैसे समाप्त होती है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शेष पूर्वोक्त बंदियों के अधीन उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। ये बताया गया 135 बी में। अब हम देखते हैं कि 137 के अधीनस्थ न्यायालय की भाषा के संबंध में उबंध करती है, यानी कोर्ट की भाषा की प्रोविजंस के बारे में जो है बताती है। इसके अनुसार राज्य सरकार कौन करेगा, राज्य सरकार, या अन्यथा ये निर्देश दिए जाने तक जो राज्य सरकार है और अन्यथा ये निर्देश देने तक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की भाषा, उच्च न्यायालय के जो उसके सबऑर्डिनेटेड हैं उसके अधीनस्थ न्यायालय की भाषा वही रहेगी जो संहिता के प्रारंभ के समय थी, राज्य सरकार का ये घोषणा कर सकती है कि वो किसी अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे आवेदन उसमें कार्यवाही लिखी जाएगी। यानी 137 के अधीनस्थ न्यायालय की भाषा के संबंध में ये प्रोविजंस है कि इसके अनुसार राज्य सरकार को अन्यथा ये निर्देश दिए जाने तक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की भाषा वही रहेगी जो संहिता के प्रारंभ के समय थी। राज्य सरकार ये घोषणा कर सकती है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय की भाषा क्या होगी, यानी जो राज्य सरकार है ये चीज़ को जो है घोषणा कर सकती है कि किसी जो है सबऑर्डिनेटेड कोर्ट की क्या भाषा होगी। वो राज्य सरकार पर ऊपर निर्भर होता है कि उसकी क्या लिपि होगी, किसमें आवेदन या कार्यवाही लिखी जाएगी। ये बताया गया 137 में बताया गया कोर्ट ऑफ लैंग्वेज। अब बात करते हैं 138 के अनुसार उच्च न्यायालय और राजपत्र में अधिसूचना, यानी उच्च न्यायालय और राजपत्र में सूचना। इसके अनुसार यानी अधिसूचना द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट या उसमें दिए गए वर्ण वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निर्देश दे सकता है तो उन मामले में जिनमें अपील अनुज्ञात है साक्ष्य अंग्रेजी भाषा या विहित रीत से उसके द्वारा लिखा जाएगा। ये बातें बताएंगे उच्च न्यायालय के राजपत्र अधिसूचना में। विनिर्दिष्ट या उसमें दिए गए वर्ण वाले किसी भी न्यायाधीश के बारे में ये निर्देश दे सकता है कि उनमें से जिनमें अपील अनुज्ञात है साक्ष्य अंग्रेजी भाषा या विहित रीत से उसके द्वारा ही लिखा जाएगा। ये बताया गया है। अब बात करते हैं धारा 139। धारा 139 में बात करता है 139 उन व्यक्तियों को उल्लेख करती है जिनके द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। 139 कहती है उन व्यक्तियों को उल्लेख करती है जिनके द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अनुसार संहिता के अंतर्गत किसी शपथ पत्र के दशा में निम्नलिखित व्यक्ति अभिसाक्षी की शपथ दिला सकती है। अब 139 क्या था, ओथ के बारे में बात करता है। जो ओथ कोर्ट में बैठे होते हैं उन्हें अपॉइंट की जाती है तो वो यहीं से उनको जो है ओथ कमिश्नर जो है अपॉइंट होते हैं। यही सेक्शन है 139। यानी कोई भी न्यायालय में या मजिस्ट्रेट, नोटरी या अधिनियम 1952 के नियुक्त नोटरी, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति
किसी अन्य न्यायालय के द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी जिसे राज्य सरकार इन नियमित साधकता या विशेषता रूप से सशक्त किया गया है, यह बताया गया है। धारा 142 के अनुसार वे सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा की जाए या उसे दी जाए लिखित रूप में होगी। 142 के अनुसार वे सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या उसमें दी जाए लिखित रूप में होगी। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन रिस्टोरेशन की बात करते हैं। ये कहाँ है? धारा 144 में है, नहीं धारा 144 में है। अब धारा 144 के अनुसार क्या बात करता है? 144 के अनुसार प्रतिस्थापना हो सकती है डिक्री या आदेश में। डिक्री या आदेश यानी डिक्री या आर्डर में किसी अपील निरीक्षण या अन्य कार्यवाही, यहाँ अन्य कार्यवाही से संबंधित है, या अन्य कार्यवाही के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या है? उससे उल्टा जाता है। उसमें डिक्री या आदेश या अन्य कार्यवाही में भी क्या है, कुछ कंडीशन में जो है अगर जो है क्या कर सकता है, परिवर्तन चेंज भी कर सकता है, अल्टरेशन भी कर सकता है, और उसके बाद में जो है उसमें जो है मतलब अल्टरेशन भी किया जा सकता है, अथवा इसके जो पर्पज इसके अथवा इसके प्रयोजनार्थ से संहिता के किसी वाद को अपस्त भी किया जा सकता है, यानी सेटासाइड किया जा सकता है। संहिता का जो है किसी भी सूट को जो है सेटासाइड भी किया जा सकता है या उससे उपांतरित भी किया जाता है। तो न्यायालय जिससे डिक्री या आदेश पारित किया गया था उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रतिस्थापना द्वारा या अन्यथा कोई भी लाभ पाने का हकदार है, ऐसे प्रतिस्थापना करेगा जिस पक्षकार उस स्थिति में हो जाए जबकि वो ऐसा न किया गया होता, और न्यायालय इस प्रयोजन में कोई भी ऐसा आदेश नहीं कर सकेगा। ये बताया गया है, नहीं कर सकेगा जो डिक्री आदेश में परिवर्तन करने, उल्टने के, आपस करने के उपांतरक या उचित परिणाम है। ऐसे आदेश खर्च दिए जाने के लिए ब्याज और नुकसानी पद का अंतःकालीन लाभ को संदाय के लिए होगा। प्रतिस्थापना का सिद्धांत लैटिन सूत्र में आधारित है। न्यायालय की त्रुटि किसी भी पक्षकार को क्षत नहीं होनी चाहिए, यानी न्यायालय की अगर किसी तरीके से अगर गलत हो जा रहा है या त्रुटि हो जा रही है तो उसको क्या है, भरपाई जो है पार्टीज को ना करना पड़े, यानी एक्टस क्यूरिए निमिनियम ग्रेवी एबिट ये बताया गया है। प्रतिस्थापना का आदेश वो प्रारंभिक न्यायालय क्या है, प्रतिस्थापना का आदेश ही प्रारंभिक न्यायालय दे सकता है जिसने आदेश या डिक्री में वाद पारित किया हो। प्रतिस्थापना का आदेश वो प्रारंभिक न्यायालय में ही दे सकता है जिसने आदेश या डिक्री वाद में पारित किया हो। प्रतिस्थापना का उद्देश्य डिक्री से पूर्व यथास्थिति पुनः स्थापित करना है। प्रतिस्थापना वाद के पक्षकार या उनमें उनके पत्नीत या समनुदेशित के विरुद्ध हो सकता है, किंतु प्रतिभु के विरुद्ध नहीं। यहाँ प्रतिस्थापना वाद के पक्षकार उनकी पत्नी या समनुदेशित के विरुद्ध हो सकता है, किंतु प्रतिभु के विरुद्ध नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापना की कार्यवाही न्यायालय अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत भी कर सकता है। जो प्रतिस्थापना की कार्यवाही है न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत भी कर सकता है। प्रतिस्थापना के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है क्योंकि इसे डिक्री माना जाता है। न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत पारित प्रतिस्थापना के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। क्या न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार के अंतर्गत पारित प्रतिस्थापना जो है न्यायालय के जो है सो कहते हैं अंतर उसके जो है अंतर अधिकार के अंतर जो है प्रतिस्थापना के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। प्रतिस्थापना का आवेदन 12 वर्ष के अंदर किया जाना चाहिए। इसका जो लिमिटेशन है जो है 12 वर्ष के अंदर ही किया जाना चाहिए। इसका जो लिमिटेशन भी दिया गया है, ये समय से अपील पारित डिक्री या आदेश की तिथि से मानी जाएगी, ये बताया गया है। अब बात करते हैं कैवियट दायर करने का अधिकार। कैवियट दायर करने का अधिकार धारा 148A में है। किस सेक्शन में है? 148A में है।
धारा 148(a) के अनुसार यदि किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र संस्थित होने वाली किसी वाद या कार्यवाही से किसी आवेदन किए जाने की आशा में कोई भी आवेदन किया जाता है, तब कोई व्यक्ति जिनके उसके बारे में कैवियट दायर कर सकता है, जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकारी दावा करता है। क्या करता है? आवेदन का जो है अधिकार और दावा करता है, ये बताया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कैवियट दायर करने वाले व्यक्ति, कैवियट करता वाले व्यक्ति जिसके द्वारा आवेदन किए जाने की आशा है, उस कैवियट की सूचना तामील रसीद डाक द्वारा किया जाएगा। यानी आप कभी कैवियट जब दाखिल कर रहे होंगे तो कैवियट के लिए एक प्रार्थना पत्र जिसमें दाखिल करना है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र शामिल की जाती है। प्रार्थना पत्र के साथ साथ उसके जो टिकट्स होते हैं वो टिकट लगते हैं। और अगर वो प्रार्थना पत्र तो कैवियट करता जो है ये होता है कि जिसके मुकदमे में आपको कैवियट दाखिल करनी है, उसको रजिस्ट्री पोस्ट डाक द्वारा भेजी जाती है। यदि कैवियट दायर करने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है, इसकी सूचना जो है न्यायालय कैवियटकर्ता को देगा। और यदि आवेदन किसी कैवियटर की सूचना की तामील की गई है, तब वह उसके द्वारा किए गए आवेदन की ओर से उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए थे। फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रत्येक कैवियटकर्ता खर्चे पर तत्काल दी जाएगी। यानी यदि कैवियट दायर किए जाने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तो क्या है, उसकी सूचना न्यायालय कैवियटकर्ता को दे देगा। यदि आवेदक पर किसी कैवियट की सूचना की तामील की गई है, यानी किसी कैवियट की सूचना की तामील की गई है, तब वहाँ उसके द्वारा किए गए आवेदन की ओर से उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए थे, फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां कैवियटकर्ता के खर्चे पर उसे तत्काल दे दी जाएगी। कोई भी कैवियट उसे संस्थित किए गए दिन से 90 दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्ति नहीं रहेगा। यानी 90 दिन तक जो है कोई भी कैवियट उस संस्थित किए गए दिन से ठीक 90 दिन के अवसान के 90 दिन बीत जाने के बाद जो है वो है इन्फोर्स नहीं रहेगा। उसे पुनः आवेदन की अवधि अवसान से पूर्ण ही नहीं किया जाएगा। पुनः आवेदन उस अवधि के अवसान से ही पूर्ण नहीं किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कैवियट संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल रिटों पर लागू नहीं की जा सकते हैं। कैवियटकर्ता वाद के पक्षकार के अतिरिक्त ऐसा किसी भी हो सकता है जो आवेदन के वाद या पारतंत्रिक आदेश प्रभावित होने वाला हो। कैवियट का उद्देश्य एक पक्षीय निर्णय किए जाने से रोकने तथा वाद की बहुलता से रोकना है, ये बताया गया है। अब सिविल न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार धारा 151 में बताया गया है। सिविल न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार बताया गया है, 151 में बताया गया है। 151 धारा 151 के अनुसार इस संहिता की किसी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा कि वो इस आदेश देने के लिए न्यायालय के अंतर्निहित शर्त को सीमित है, अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय के आवेदक को न्यायालय के आदेशों को दुरुपयोग या निवारण करने के लिए आवश्यक है। ध्यान देने योग्य है, धारा 151 के अनुसार इस संहिता की किसी बात के बारे में ये नहीं समझा जाएगा। क्या नहीं समझा जाएगा? ये नहीं समझा जाएगा। ठीक, वो ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति, न्यायालय के जो अंतर्निहित तथा इनहेरेंट पावर है कि शक्ति की सीमित या अन्यथा प्रभावित करती है। क्या है? इनहेरेंट पावर की जो है सीमित करती है या इफेक्टेड करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए न्यायालय के आदेशों को दुरुपयोग को निवारण करने के लिए आवश्यक है। क्या है? न्याय के उद्देश्य यानी क्या है, जस्टिस के जो है फेवर में जो है उसके पर्पज में जो आदेशों को क्या है, उसकी जो आदेशों को क्या है दुरुपयोग को निवारण करने के लिए आवश्यक हो। अब बताता है संहिता की 151 ये पूरा जहाँ संहिता मौन है वहाँ न्यायालय धारा 151 के अंतर्गत मामले निस्तारित करने में सक्षम है। जहाँ संहिता अगर मौन है, चुप है, तो वहाँ 151 का जो है इनहेरेंट पावर लेकर जो है उस मामले को क्या है निस्तारित करने के लिए क्या है सक्षम है।
कॉम्पिटेंट हैं। न्यायालय 151 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग स्वयं से या पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है। वो स्वयं भी ले सकता है या पक्षकार के आवेदन पर भी कर सकता है। यदि प्रक्रिया न्याय हित में प्रभावित होता हो, जो कोई प्रोसीजर है वो न्याय हित में जो है जस्टिस क्या फेल होता हो, जस्टिस फेल होता हो, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में होना चाहिए। न्यायालय अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग साम्य न्याय यूँ शुद्ध अंतःकरण के आधार पर ही कर सकता है। न्यायालय जो है इनहेरेंट के पावर जो है मस्ट बी इक्विटी न्याय यूँ शुद्ध अंतःकरण के आधार पर ही कर सकता है। अब एक केस है तब मनोहर लाल ब्राह्म सेठ हीरालाल AR 1962 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अंतर्निहित शक्ति न्यायालय के प्रदान नहीं की गई है। अपितु ये एक ऐसा अधिकार है जो न्यायालय के सो अंतर्निहित है। अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग केवल सिविल न्यायालय ही कर सकता है। जो अंतर्निहित का अधिकार है वो केवल जो है सिविल न्यायालय ही कर सकता है। अंतर्निहित अधिकार के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी, किंतु ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकता है। जो अंतर्निहित के अधिकार के अधीन जो है पारित आदेश के विरुद्ध क्या है, अपील नहीं होगी, किंतु ऐसे आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकता है। धारा 152 के अनुसार सिविल न्यायालय डिक्री धारा 152 के अनुसार सिविल न्यायालय डिक्रियों को निर्णय या आदेश के लेखन, गणितीय भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप उसमें हुई गलतियां को स्वयं से या पक्षकारों के में किसी भी आवेदन पर या किसी भी समय शुद्ध कर सकता है। 152 क्या है, किसकी भूल, सिविल न्यायालय में डिक्री या निर्णय या आदेश में लेखन या गणितीय भूल या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उनमें हुई गलतियां को स्वयं से पक्षकारों में से किसी भी आवेदन पर किसी भी समय जो है क्या है, शुद्ध कर सकता है। धारा 153 के अनुसार न्यायालय किसी भी समय तथा खर्च संबंधी शर्तों या अन्यथा जो भी ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि गलतियां संशोधित कर सकता है और किसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए अविलंब वास्तविक प्रश्न विवाद अवधारणा के प्रयोजन सभी आवश्यक जो है संशोधन किए जाएंगे। दोस्तों, मैं जो अभी आप तक जो है निष्पादन ये जो है हमने मिसलेनियस आपको बताया है 32 से लेकर जो है 158 तक जो है 132 से लेकर 158 तक बताए गए हैं। और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस पर मैं आप लोगों को एक अच्छा मतलब सीरीज देने वाला हूँ जो कि जुडिशरी से जुड़े हुए सवाल और जुडिशरी से जुड़े हुए चीज़ें जो मैं खूब बाखूबी समझता हूँ, क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनती है। और ख़ासकर बात यह है कि जुडिशरी में तैयारी करना बहुत आसान नहीं है, बहुत पेशेंस लेना पड़ता है, बहुत समय देखना पड़ता है और आपको निरंतरता कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी होती है, तब आप जाकर एक जुडिशरी के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन हो जाते हैं। एवरीवन, दोस्तों, आप लोग अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और उसके बाद में अगर आप शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।